नमस्कार आप सभी को। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने कई सारी प्रॉब्लम्स फेस की। पिताजी जो हैं वो मजदूरी करते हैं, आए भी हुए हैं, मिलवाऊंगी आज मैं आप लोगों को। और कैसे एक मजदूर ने अपने परिवार को पाला इस महंगाई के दौर में। 22 साल का ये हिमांशु, इसने 3 सरकारी नौकरियां हासिल की। सबसे पहले इसने सिलेक्शन लिया ग्रुप डी में। ग्रुप डी के बाद इसका हरियाणा पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हुआ। ग्रुप डी में ज्वाइनिंग भी कर ली, हरियाणा पुलिस का फाइनल सिलेक्शन और क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन। फाइनली इसने डिसाइड किया कि मुझे क्लर्क की पोस्ट पे काम करना थोड़ा कंपैरेटिवली आसान रहेगा। तो 22 साल की छोटी सी उम्र में 3 सरकारी नौकरियां हासिल करने वाला हिमांशु आज की डेट में हरियाणा रोडवेज में क्लरिकल डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहा है। इसकी जिंदगी में क्या कुछ कठिनाइयां आई आप समझ सकते हैं। किसी के पिताजी अगर मजदूरी करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत तो पैसे की अड़ती है बार बार। पिताजी मेहनती होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस महंगाई के दौर में परिवार को पालना आसान नहीं है। जो कमाते हैं आप देखिए, वो भी आधे लोग रिश्वत खाते हैं। सैलरी में लोग कहते हैं घर नहीं चलते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक मजदूर का जो छोटे मोटे काम करते हैं, इन लोगों को कितनी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है जब माँ बाप मुसीबत से गुजर रहे होते हैं ना, तो बच्चे ज्यादा समझदार और मैच्योर बन जाते हैं। और जब माँ बाप ज्यादा ऐश की जिंदगी जी रहे होते हैं ना, जिनके माँ बाप में ही गलत आदतें होती हैं, ऐब होते हैं, वो बच्चे अमूमन बिगड़ जाते हैं। तो ये सद्बुद्धि भी ईश्वर उन्हीं बच्चों को देता है जो देखते हैं कि हमारे माँ बाप कैसे संघर्ष करके जीवन यापन के लिए, अपने इस छोटे से परिवार को पालने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। तो हिमांशु की जिंदगी में क्या कुछ खास रहा, जानते हैं हिमांशु से। हिमांशु स्क्रीन पर हो। पिताजी से भी मिलवा देते हैं। सर नमस्कार। सर आपका शुभ नाम? रवि नाम है सर। रवि सर, कितनी एज होगी सर आपकी? मेरी 45 होगी। 45। और आपके पास 2 बेटे हैं? 2 बेटे हैं। तो आपने सर उस टाइम पे पढ़ाई नहीं कर पाए थे आप? हाँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया था। मैं मजदूरी थे, पापा जी मजदूर थे। अच्छा, पिताजी भी मजदूर थे, मतलब हिमांशु के दादा भी मजदूरी करते थे। बड़ा परिवार था, 4 भाई हम, सिस्टर थी, 2 बुआ जी थी। तो हाँ, वो शादी ब्याह करते करते मेरे ख्याल सारा जीवन ऐसे ही कट गया। जीवन ऐसे लगा, फिर हम भी मजदूरी रह गए, हम भी पढ़ नहीं पाए। फिर जब ये बेटे हुए तो आपके मन में आया कि पढ़ाऊंगा? हाँ, बेटे हुए जब मैंने कैसे करके मैं पढ़ाऊंगा मजदूरी करके। मैंने बहुत मजदूरी मेहनत करी। इनकी माता जी घर पे रहती हैं, वो भी मजदूरी करती हैं? घर पे रहती है, गृहिणी है। अच्छा, गृहिणी हैं। तो आपने खुद मजदूर थे, पिताजी मजदूर थे, ये सोचा अगली पीढ़ी को मजदूरी नहीं करवाऊंगा। पढ़ने में ठीक था सर हिमांशु? बहुत अच्छा पढ़ाई करता। सरकारी स्कूल में पढ़ा है या छोटे मोटे प्राइवेट में पढ़ा दिया? छोटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया मैंने। मतलब मैं मजदूरी करके जो कुछ कमाया वो इसकी पढ़ाई पे लगा दिया। सर कैसा लगता है एक मजदूर के बेटे को अब 3 सरकारी नौकरियां मिल गई, कैसा महसूस करते हैं आप? अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का क्या व्यवहार बदला है कुछ आपके प्रति? पहले जैसे मजदूर के प्रति लोग बहुत पॉजिटिव नहीं होते, बहुत लोग तो आसपास बैठ के भी खुश नहीं होते, सोचते हैं कहीं पैसे मांगने आ गए हो। रिश्तेदारी में भी ऐसा लगता है कि हाँ, अब जैसे इसकी 3 नौकरियां हो गई, तो अब आपकी इज्जत पे, आपके नाम पे, रिश्तेदारियों में कैसा महसूस करते हैं आप? कुछ बदलाव आया है? वैसे ही हैं लोग? बदलाव आ गया। अब आपके प्रति लोगों का रवैया थोड़ा सा बेहतर हो गया होगा, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, चाहे। कैसा महसूस होता है सर एक बाप की तरह से कि भाई 22 साल के इस लड़के ने 3 सरकारी नौकरियां हासिल कर ली? अच्छा फील होता है आपको? बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा, चलिए हिमांशु के पिताजी जो हैं वो हमारे साथ हैं। अब हिमांशु, जब तुम छोटे थे, एक आधी रिश्तेदारी ठीक ठाक सी भी होती है, कभी किसी को देख के लगता है इनके पास तो ये भी है, हमारे पास ये नहीं है। ऐसा फील होता था कि एक दिन मैं भी सब कुछ अपने घर में जोड़ के करूंगा? बिल्कुल मैडम, है ना। ये सपना कब देखा कि मैं कुछ बेहतर करूंगा, पिताजी जहाँ हैं इनको एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करूंगा? मैम स्कूल टाइम से पापा की कंडीशन देखी है। पहले भी पापा 12 साल सिक्योरिटी गार्ड रहे हैं गुड़गांव। अच्छा। तो मैं छोटा वहीं रहता था पापा के साथ, और बीच में भी काफी संघर्ष किया पापा ने। मतलब मजदूरी होगा, कुछ भी काम जो मिलता था वो करते थे, और अच्छे स्कूल में पढ़ाया मैं, प्राइवेट स्कूल में। हाँ, एक मजदूर के लिए भाई चाहे कितना ही सस्ता हो, प्राइवेट में पैसा तो लगता ही है। बस यही मोटिव रहता था कि भाई जैसे तैसे करके तुम पढ़ो, और कुछ नहीं चाहिए, बस पढ़ के नाम रोशन करो मेरा बस। अब कैसा लगता है जब पहली बार आए थे आईसीएस में, तब ये था कि लग जाएगी नौकरी? हाँ मैडम, उम्मीद थी। 2-3 सेंटर में पहले डेमो भी लेके देखा था, पर थोड़ा नहीं जचा वहाँ पे। पर 7 जनवरी 2021 को जब एडमिशन लिया था आईसीएस में, तो वहाँ थोड़ी उम्मीद हुई कि हाँ बात बन सकती है, बिल्कुल नौकरी मिल सकती है। हाँ। फिर जब पहला पेपर पास हुआ, सबसे पहला पेपर किस चीज का पास हुआ? पहला पेपर मेरा 2020 की भर्ती का हरियाणा पुलिस का हुआ था, जिसमें मैं फाइनल से आउट हुआ था। ठीक। उसके बाद मतलब जब तुम बिना कोचिंग के फाइनल से निकले, तब फील किया कि कोचिंग लेनी चाहिए?
उस टाइम मैं कोचिंग में आ रहा था मैं। अच्छा, कोचिंग में आ रहा उस टाइम हुआ था, पेंडेमिक आ गया था, तो थोड़ा स्टडी उस लेवल की नहीं हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब शुरुआत सी थी। हाँ जी, मतलब शुरुआत में मैं 18.5 साल का था, तब मेरा पहला एग्जाम क्लियर हो चुका था। अच्छा, तो तुमने 12वीं करते ही फिर आईसीएस का रास्ता पकड़ लिया। ये किसने सजेस्ट किया कि 12वीं करते ही आईसीएस चले जाओ? मैडम सजेस्ट तो ये था कि और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। क्यों, बहुत लोग तो पढ़ाई लिखाई करते हैं, डिग्रियां करते हैं। पापा मजदूरी करते थे, इतने पैसे कहाँ से आते मैडम? भाई किसी कोर्स के लिए या भाई कुछ भी डॉक्टरी लाइन और कोई लाइन है, तो थोड़ा ये था कि भाई जॉब लग के घर की कंडीशन सुधारी जा सके। अच्छा, मुझे बताओ, जैसे तुमने 10वीं के साइंस पढ़ी या आर्ट्स पढ़ी? मैं नॉन मेडिकल से मैडम। नॉन मेडिकल से, तो 11वीं 12वीं भी महंगी पड़ी होगी, क्योंकि साइंस की तो पढ़ाई ही महंगी पड़ती है। तब 12वीं करके ज्यादातर लड़के सपना लेते हैं तो बीएससी बीटेक टाइप का कुछ करेंगे। तो हाँ जी मैडम, मैं बीएससी कंप्लीट कर ली कोचिंग के साथ साथ। अच्छा, और अब सीईटी का फॉर्म भी फिल कर रखा है ग्रेजुएशन लेवल पे। अच्छा। उसकी भी तैयारी करूंगा। तो ये सही डिसीजन रहा कि 12वीं करके ज्यादा पैसा ना खर्च करूं, कॉलेज वॉलेज में रेगुलर जाने से भी लाखों रुपए फिर खर्च होंगे, उससे बढ़िया अपनी नौकरी की तैयारी के रास्ते पर आ गए। अब आज अपने आप को देखते हो और अपने संगी साथी जो और भी 22 साल के बहुत लड़के होते हैं, क्या अंतर महसूस करते हो? तुम्हारा डिसीजन ठीक रहा 12वीं के बाद कोचिंग का, या लगता है कि कॉलेज जी लेना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल ठीक रहा मैडम। कॉलेज तो मैं एग्जाम देने के लिए जाता था सिर्फ, और ग्रेजुएशन का तो ये था भाई ग्रेजुएशन करनी है, और मेन मोटिव ये था कि जॉब लगनी है जैसे तैसे करके। घर की कंडीशन तब सुधरेंगे, भाई ग्रेजुएशन हो जाएगी उसके बाद जॉब भी नहीं है तो क्या करूंगा, क्या करोगे? और ग्रेजुएशन में भाई खर्चा लगता है, बिल्कुल फीस लगती है, रोज का आना जाना, कपड़े उपड़े सब, पीछे बैक पे पैसा है तो करनी चाहिए, और अगर पैसा नहीं है तो पहले दिन डेमो लिया परिमल सर का, तब सर से यही सीखा था कि भाई ग्रेजुएशन कर लें तो उसके बाद क्या है अपने पास। तो बिल्कुल सही बात थी सर की भी, भाई जॉब है तो ही पूछ है यहाँ पे, वैसे बिना जॉब कोई नहीं पूछता किसी को। अच्छा, लोगों के व्यवहार में तुम्हारे प्रति क्या रवैया आया? बिल्कुल मैम, सब कुछ चेंजमेंट हुआ है। अच्छा, जो नहीं भी बोल के चलते थे वो भी आगे से बोलते हैं। हाँ, और अड़ोसी पड़ोसी गली रिश्तेदार सब बदल जाते हैं ना, एक इज्जत मिलने लग जाती है। अब ये फील होता है कि हाँ एक जगह बना ली, और 3-3 नौकरियों में नंबर आना तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। चलो, कुछ जैसे बहुत उम्र कम है हिमांशु, अभी कुछ अच्छा सा मैसेज दे दो। तुम्हारी उम्र के बहुत बच्चे मैं देखती हूँ पड़े हुए खाते रहते हैं, बाप के पैसे पे पलते रहते हैं, उनको शर्म ही नहीं आती है, जबकि मजदूरी करने वाले पिता होते हैं, बिगड़ जाते हैं, ड्रग्स के रास्ते पे निकल जाते हैं। कुछ अच्छा सा मैसेज छोड़ दो बेटा। मैसेज ये है मैडम, अपने घर की कंडीशन देखो भाई, फैमिली कितनी मेहनत कर रही है आपको पढ़ाने के लिए, तो यही मोटिव रखो कि भाई जैसे तैसे करके सक्सेसफुल आदमी बनना है। यहाँ आए हो तो कुछ करके जाना है भाई। गरीब घर में जन्म जरूर आए पर गरीब मरेंगे नहीं, ये जरूर सोच के रखो। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताओ, तुमने घर में सबसे पहले क्या खरीदा जब तुम्हारे पैसे इकट्ठे हुए? सबसे पहले तो मैं जो कुछ चुटमुट उधार थी पापा की वो उतारी। बहुत बढ़िया बेटा, ये सबसे बड़ी जरूरत थी। अपना घर तो बाद में भर सकते हैं, पहले एक कर्जा उतारना होता है। मैंने जब एडमिशन लिया था, जब मम्मी ने लोन लिया था मेरे नाम से, अच्छा, तो उसकी किस्त कुछ पेंडिंग थी 20-25 हजार रुपए। वो उतारे थे सबसे पहले अपने घर की किस्त उतारी। बहुत अच्छा बेटा, ये तो सबसे बेहतर है कि सबसे पहले बाप का कर्जा उतारना चाहिए, फिर आगे। घर तो पूरी जिंदगी पड़ी, अपना भरते रहना धीरे धीरे। अब क्या इच्छा है, अब क्या करोगे? अब मैं तैयारी कर रहा हूँ अच्छी सी जॉब और थोड़ी बेहतर बन जाए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी जॉब की कोशिश क्यों नहीं करते, और शुरू में बच्चों को क्यों ग्रुप डी और ग्रुप सी की तरफ भेजते हो, इस बारे में क्या कहोगे? नहीं मैम, ये है अगर जहाँ आपको मिल रहा है ना मौका, वहाँ पे एडजस्ट होना सीखो। ये नहीं कि भाई मैं ये ग्रुप डी की जॉब करूंगा, कोई जहाँ मिली वहाँ रहो, उसके बाद तैयारी करो, आप सिलेक्ट होते जाओगे। अगर आप में ज्ञान है तो उस लेवल पे आप आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। और बड़ी के चक्कर में बैठे रहो, बाप का खर्चा करते रहो, 25-30 32 साल के हो गए, तो उससे तो बेहतर है 22 साल में कम से कम कमाने लायक तो बन गए। अब साल भर में लाखों रुपए कमा तो सकते हो, फादर को भी सहारा हो गया, और मेडिकल कोई दिक्कत आई तब प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई वैसे देखें तो मतलब बेहतर ये है कि पहले पैर जमा लो। हम खुद भी यही कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये मत कहो, इससे जो बच्चे हैं वो उनकी अप्रोच ऐसी बनती है, पर सबसे बेहतर है पैर जमाना। सर, आपको क्या लगता है, जैसे मजदूरी करते थे आप, बेटे ने सबसे पहले अपने छोटी सी उम्र में पैर जमा लिए, बहुत लोग कहते हैं कि सीधे बड़ा अफसर बनने की तैयारी करो, चाहे 10 साल लग जाएं। मैं तो ये सोचती हूँ मेरा बेटा छोटी नौकरी लग जाए, मेरे को हेल्प मिल जाए, मेरे को सहारा मिल जाए। बिल्कुल सही बात है, सहारा जरूरी होता है, और हिमांशु ने अपना ये सहारा बना लिया। अब पहले जहाँ 2 हाथ कमाते थे, ईश्वर की दया से अब 4 हाथ हो गए हैं, और अब एक छोटा भाई रह गया बस। छोटा भाई है मैम, उसके भी तैयारी करवा रहा हूँ मैम, उसको भी सक्सेसफुल बनाऊंगा। बिल्कुल बेटा, दोनों भाई जिस दिन कमाओगे उस दिन घर की तस्वीर ही बदल जाएगी। बहुत अच्छा लगा हिमांशु तुमसे बात करके, और
चलिए, तो ये थे हिमांशु और इनके पिताजी महेंद्रगढ़ के एक छोटे से गांव से निकल के कैसे एक मजदूर ने सपना देखा अपने बच्चों को मजदूरी करके भी छोटे मोटे सही लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। वहां से इन बच्चों ने 12वीं करते करते अपने घर की आर्थिक स्थिति को समझा, जाना और फिर डिसाइड किया कि कॉलेज रेगुलर करने से मेरे पास पैसा वेस्ट होगा, मेरा समय खराब होगा। बैक पे पैसा हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कोर्स करो, फिर तो कोई अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ो, चाहे जिंदल यूनिवर्सिटी में, जहाँ ग्रेजुएशन के 50-50 लाख रुपए लग जाते हैं। लेकिन जब पिताजी मजदूरी करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, तो फिर ये लड़के लड़कियों की जिम्मेदारी है ये देखना कि भाई हमारे पिताजी कितना पैसा कितने साल और लगा सकते हैं। अब हिमांशु की उम्र के न जाने कितने लड़के हैं 22-22 साल के जो अठन्नी नहीं कमा सकते, जिनके पास कोई काबिलियत नहीं है। इस लड़के ने 22 साल की छोटी सी उम्र में 3 नौकरियां हासिल कर ली और अपने मजदूर पिता के कंधों का जो भार था, जो 4-4 लोगों को बैठा के खिलाना आसान नहीं होता इस महंगाई के दौर में। और कितना बेहतरीन इसने, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका जवाब कि सबसे पहले इसने अपने पिताजी का जो छोटा मोटा कहीं उधार ले रखा था किसी से पैसे, क्योंकि जरूरत के टाइम पे मजदूरी में पैसे लेने पड़ जाते हैं। इसकी माताजी ने एक लोन लिया हुआ था, वो सारा इसने चुकता किया। तो ये होते हैं होनहार काबिल बेटे जो अपने माँ बाप के कंधों का सच में भार हल्का करते हैं। तो हिमांशु जैसे बनने की चाह हर एक लड़के में हो, हर एक बेटी में हो। और CET सेकंड बहुत जल्दी होने जा रहा है, अच्छी तैयारी करते रहिए। आप जुड़ सकते हैं ICS कोचिंग के साथ, यहाँ डेली बेसिस पर हम पढ़ाई करा रहे हैं। चलिए हिमांशु से एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ। हिमांशु, ICS में आकर तुम्हें क्या फायदा लगता है जो घर बैठ के नहीं मिल सकता था? मैम, एक तो रेगुलर पढ़ाई होती रहती है, मतलब कंटिन्यूटी बनी रहती है। जैसे घर पे थोड़ा ये है भाई, रेगुलर पढ़ नहीं सकते, बीच में मन कर जाता है रहने दे, थोड़ी देर रहने दे, फिर पढ़ लें फिर पढ़ लें। यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी रहती है, इसीलिए वहाँ पे जब सेंटर चेंजमेंट होते थे हम जाते थे। कभी कोई ओनर आ रहा है, ये नहीं था कौन ओनर है कौन नहीं है, बस ये था कार्ड हमारा बचा हुआ है, जाना है तो जाना है। चाहे वो कहीं हो, यहाँ खोल रहे हैं कुछ दिन वो खोल रहे हैं, कोई आओ, बस ये था भाई जाके पढ़ना है, बस अपना पढ़ने से मतलब रखना था। अच्छा, क्लासरूम की पढ़ाई और एक कमरे में एक टेबल चेयर पे पढ़ना, इनमें क्या अंतर फील किया? क्योंकि तुम सेलेक्टेड हो, तुम दोनों में अंतर बता सकते हो। फर्क यही है मैम, अकेले बैठे रहेंगे तो मोटिवेट सा नहीं होता। अगर 5 से ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं ना तो ये रहता है यार सब पढ़ रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा। क्लास में जब बच्चे तेज आंसर करते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हें नहीं आ रहा, तो एक मन में आता है कि यार मैं तो पीछे हूँ, मुझे और पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल मैम। जैसे अकेले टेबल चेयर पे पढ़ने से वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं एक लैक तो हो ही जाता है ना। और 6 घंटे लगातार 1 दिन 2 दिन 10 दिन तो पढ़ना आसान है, पर सालों साल नहीं पढ़ा जाता। और अब मेरे ख्याल 1-1.5 साल की मेहनत तो कम से कम चाहिए अब। बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छा लगा हिमांशु बात करके। चलिए, जो बच्चे चाहते हैं CET में सेलेक्ट होना, ICS में हर मंडे ट्यूसडे 2 दिन ट्रायल क्लासेस रहती हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, आप आके पढ़ के देख सकते हैं। आपके आसपास ढेरों ब्रांचेस होंगी, बहुत सारे लोग इसमें नंबर भी लिख रहे होंगे हमारी ब्रांचेस का। तो ICS में आकर 2 दिन पढ़ के आप देख सकते हैं कि वास्तव में पढ़ाई क्या चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं। और CET सेकंड उम्मीद है 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। अपनी तैयारी को जोर शोर से चलाते रहिए और पॉजिटिव रह के, आनंदित रह के, खुश रह के पढ़ते रहिए। गलत लोगों की संगत से हमेशा बचिए, ईमानदारी से काम करना सीखिए, अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहो। जिस काम में हाथ डाल दिया उसको पूरा करने के लिए अड़े रहो। और बीच में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को पार करना ये इंसान की फितरत का भाग होना चाहिए। चलिए, थैंक यू।